हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी का थर्ड चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक का नाम है श्री हरिशंकर परसाई। बस की यात्रा श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस पाठ में बच्चों लेखक ने व्यंग्य कसा है। इसमें लेखक ने यह बताना चाहा है कि किस प्रकार पुरानी और खराब हालत की बसें सड़कों पर चलती हैं। उनके मालिक केवल धन कमाना चाहते हैं। धन के लालच में वे यात्रियों के जानमाल की रक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं करते हैं। चाहे यात्रियों की जान जाती है तो जाए। तो बच्चों ये एक बस का चित्र है। ये लेखक की बस नहीं है जिसमें लेखक ने यात्रा की थी, लेकिन उसी से मिलती जुलती है कि जिस प्रकार लेखक ने इस पाठ में बस का वर्णन किया गया है, तो ये बस उसी से मिलती जुलती है कि शायद लेखक ने भी इसी तरह से पुरानी बस में यात्रा की हो गई कि जो बस टूटी फूटी होगी, उसके कांच टूटे होंगे, बस पुरानी अवस्था में थी कि बहुत पुरानी थी। तो बच्चों इसका मिलता जुलता रूप हमने आपको बस का दिखाया है। तो चलिए बच्चों अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो लेखक की बस शायद इसी तरह की रही होगी। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। तो लेखक और बच्चों 5 मित्र थे। उन्होंने सोचा कि शाम 4 बजे वाली बस से हमें जाना चाहिए। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। तो लेखक और उसके दोस्तों ने सोचा कि शाम 4 बजे वाली बस से चलते हैं। ये बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से हमें मिला देगी। सुबह हम अपने घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, अपने ऑफिस जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। और कोई बच्चों साधन नहीं था, तो उन्हें इसी बस से जाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो बच्चों जो लोग बस को जानते थे, ठीक है, बस की क्या हालत है, वो सबको यही सलाह देते थे कि इस बस से, शाम वाली जो बस है, उससे सफर नहीं करना चाहिए। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो लेखकों को लगा कि शाम के समय हो सकता है रास्ते में डाकू मिल जाते हों। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये बस ही डाकिन है। डाकिन होते हैं डाका डालने वाली। तो बच्चों ये देखिए लेखक ने अपनी बस का चित्रण इस तरह से किया है, और जो मैंने आपको दिखाई थी वो बस बच्चों देखिए इस तरह आपको स्पष्ट दिख रही है कि बस की हालत किस तरह की होगी, क्योंकि बस बहुत पुरानी थी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब जब लेखक और उसके मित्रों ने बस की हालत देखी, तो उनको उस बस के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी, आदर भाव आ गया। क्यों आया? खूब व्यवहार थी। जो बस थी बहुत बूढ़ी थी, पुरानी थी, अधिक उम्र वाली थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए होते। निशान होते बच्चों चिन्ह, मतलब बस इतनी पुरानी थी कि उसने सदियों के, युगों के अनुभव लिए थे। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो बस पुरानी है बच्चों, उसकी हालत बहुत खराब है, तो लोग उस बस में चढ़ने से डरते हैं। यह बस पूजा के योग्य है। ये बस केवल देखने के लिए, चलाने के लिए नहीं है, इसमें बैठकर सफर करने के लिए नहीं है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब जो चीज पुरानी हो जाती है बच्चों, तो हम उसे संभाल के रख देते हैं, उसे यूज नहीं करते, ठीक है। तो लेखक भी यही कहना चाह रहे हैं कि बस बहुत पुरानी थी, तो इसे केवल देखा जा सकता है, इस पर सफर नहीं करना चाहिए। और बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। जो उसका पार्टनर था वो भी उसी बस में जा रहा था। देखो उस बंदे को भी डर नहीं लग रहा था कि उसको तो बस की हालत का पता था, फिर भी वो सफर कर रहा था उसमें। हमने उनसे पूछा, लेखक ने उससे पूछा, यह बस चलती भी है? हालत देख के तो नहीं लग रहा था कि बस चलती है। तो उन्होंने उससे पूछा क्या बस चलती है? तो वह बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते कि बस कैसे चलती है।
अपने आप चलती है यह? हाँ जी, यह और कैसे चलेगी? तो लेखकों को डाउट हुआ कि ये बस कैसे चलेगी। तो हिस्सेदार ने कहा बस चलती है। गजब हो गया। गजब का मतलब अजीब बात है, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, अब जो उनका एक दोस्त था वो डॉक्टर था, ठीक है, उसने बोला डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, मतलब पुरानी है तो अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। पुरानी बस है तो उसे अनुभव ज्यादा है, ठीक है, तो बस नई नई बसों से ज्यादा विश्वसनीय, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो बस को क्या कह दिया उन्होंने? माँ कह दिया कि ये अपने बच्चों को यानी हमें आराम से लेकर चलेगी। हम बैठ गए, सभी लोग बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। जब वो उन 5 मित्रों को छोड़ने वाले उन्हें इस तरह से देख रहे थे जैसे ये दोबारा हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि बस की हालत इतनी खराब थी। तो उनको डाउट था कि ये बस कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए, तो ये बंदे हमें वापस मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये उनको लास्ट बार मिल रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, जो छोड़ने आए थे उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। हम भी बच्चों ऐसे बोलते हैं ना, दुनिया से तो जाना ही जाना है, कभी ना कभी तो मरेंगे सही। अब वो स्पष्ट तो नहीं कह रहे थे जो छोड़ने आए थे, लेकिन उनकी आंखों में डर जरूर था, और डर ऐसा दिख रहा था कि उनको लग रहा था कि ये लोग बचेंगे नहीं थी, ठीक है। तो आना जाना तो लगा ही रहेगा, जो आएगा वो तो जाएगा ही सही। राजा रंक फकीर, रंक होता है गरीब, जो भी है, चाहे राजा है, चाहे गरीब है, चाहे कोई साधु संत महात्मा है, सब जाएंगे इस दुनिया से। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, बहाना चाहिए। देखो बच्चों, मरने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बन ही जाता है, ठीक है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट फेल हो गया, अगर उसकी मृत्यु लिखी है तो किसी न किसी बहाने से तो मर ही जाएंगे। तो देख, जो छोड़ने आए थे उनके मन से यही भाव उत्पन्न हो रहे थे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, बस शुरू हो गई। इंजन स्टार्ट किया ऐसे जैसे सारी बस इंजन हो। आपको पता है ना बच्चों, जब इंजन स्टार्ट होता है तो घर्र की आवाज आती है, लेकिन जब इंजन स्टार्ट हुआ तो सारी बस ही घर्र करने लगी, ठीक है। और हम इंजन के भीतर बैठे, उन्हें ऐसे लग रहा था कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, बस के अंदर जो कांच थे बहुत कम थे, अधिकतर टूटे हुए थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। क्यों बचना था बच्चों? बस इतना कटारा थी कि जब वो चलती थी ना, वो बहुत ज्यादा हिलती थी। तो बस देखो बच्चों, जो चित्र मैंने आपको दिखाया था ऊपर, इसके शीशे देखिए, यहाँ पर टूटे हुए हैं, ये भी टूटे हुए, आगे से भी बच्चों टूटा हुआ है। तो इस तरह से बस की हालत बहुत खराब थी, और लेखकों को डर भी लग रहा था कि क्या होगा हमारा। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए कि कहीं टूटा हुआ कांच हमारे ना लग जाए, इसलिए वो खिड़की से थोड़ा दूर हटके बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि सारी बस ही घर घर की आवाजें करे जा रही थी, जिस तरह से इंजन की आवाज होती है। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो बच्चों, गांधी जी आपको पता ही है ना, बहुत पुराने हैं, इन्होंने भारत को आजाद कराने में मदद की थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, मतलब ये बस है गांधी जी के समय की है। उस समय जरूर ये नई रही होगी, और इतने सालों में तो पुरानी हो ही जाएगी, ठीक है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, प्रशिक्षण मिल चुका था, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग का अर्थ होता है बच्चों साथ ना देना। तो बस के जितने भी हिस्से थे वो आपस में मेल नहीं खा रहे थे, ठीक है। सीट नीचे नहीं फिक्स थी, जैसे ही बस उछलती तो सीट ऊपर आ जाती। तो जितने भी हिस्से थे एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे, साथ नहीं दे रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, ठीक है। सीट का बॉडी मतलब जो लेखक और बैठे थे, सीट के साथ उनका असहयोग चल रहा था। बस के हिलने के साथ ही सीट के ऊपर से लेखक और उछल जाते। जिससे सीट फिक्स होती है, लोहे का ढांचा होता है, तो सीट उसके साथ ही मैच नहीं खा रही थी, ठीक है। सीट बार बार उछल रही थी।
कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, सीट अपने हिस्से को छोड़कर आगे निकल रही है। सीट वैसे तो सीट फिक्स होती है बच्चों, हिलती नहीं है, लेकिन इस बस की सीट थी वो आगे पीछे हो रही थी। तो उसके साथ आपको पता है ना पेच लगाकर कसा जाता है, तो वो सब कुछ हिस्से टूटे हुए थे। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। जितने भी हिस्से थे आपस में मेल नहीं खा रहे थे। एकाएक बस रुक गई। अब अचानक क्या हुआ, बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। बस रुक गई, क्यों रुकी? पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने से पेट्रोल तो सारा लीक हो गया और बिना पेट्रोल के बस चलेगी नहीं। तो धीरे धीरे पेट्रोल निकलता जा रहा था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख लिया। देखिए ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया। निकालने के बाद उसने अपने बगल में यानी पास में साइड में रख लिया और नली डालकर इंजन में भरने लगा। ऊपर से एक पाइप लगा दी, पाइप के जरिए वो इंजन में पेट्रोल डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था, आशा कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। अब लेखक मजाक कर रहा है, ठीक है, व्यंग्य कस रहा है। लेखक को ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से ड्राइवर ने देखो क्या काम कर दिया, पेट्रोल को बाल्टी में भर के अपने पास रख लिया। आप देखते हो बस ऐसा होता है, कभी नहीं होता ना, लेकिन उस ड्राइवर ने ऐसा किया। और लेखक को यह भी लग रहा था कि जो बस का हिस्सेदार है वो इंजन को निकालकर गोदी में रख लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, जब मम्मी छोटे बच्चे को दूध पिलाती है ना बोतल से, आपने देखा ही होगा। तो उसको लग रहा था कि इंजन को इसी तरह से वो पेट्रोल पिलाएगा। और बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को बस के किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। आसपास क्या थे, चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे, लेकिन उनका वो आनंद नहीं ले पा रहे थे, सफर का आनंद नहीं ले पा रहे थे। उन्हें डर ही लगा जा रहा था कि ब्रेक फेल हो गया तो बस नहीं रुकेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, स्टीयरिंग टूट जाएगा। तो दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। क्यों लग रहा था? उसे लग रहा था कि हो सकता है बस तो अनियंत्रित है, हो सकता है इस पेड़ से टकरा जाए, पेड़ से टकराएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा और हम शायद ना भी बचे। अब लेखक हर पेड़ को दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, और नहीं टकराई, वो निकल जाता तो फिर उसे दूसरे पेड़ से ऐसे डर लगने लग जाता, वो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, बस झील में बस गिर जाएगी। तो लगभग लेखक को हर तरफ से डर ही डर लगे जा रहा था, ठीक है। वो डर के कारण बस में घबरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज हम बच के नहीं जाएंगे, घर सही सलामत नहीं पहुंचेंगे। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। अब रात का टाइम था, बस बार बार रुक रही थी और धीरे भी चल रही थी, ठीक है। बस रुक गई। ड्राइवर ने 100 कोशिशें की कि बस चल पड़े, लेकिन नहीं चली। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, बस बहुत अच्छी है। यह तो इत्तेफाक की बात है, आज संयोग की बात है कि आज बस बार बार खराब हो जा रही है, वरना तो बस बहुत अच्छी चलती है। शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। अब चांदनी थी, मतलब बहुत कम रोशनी थी, और बस खड़ी थी पेड़ की छाया के नीचे। बहुत बेचारी दयनीय अवस्था में लग रही थी। उस पर तरस आ रहा था सबको। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, बूढ़ी औरत थक कर साइड में बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, ठीक है, कि बेचारी पर हम लदकर चले आ रहे थे। उनको उस पर पश्चाताप हो रहा था, ठीक है, कि हमें बस में नहीं आना चाहिए था। अगर इसका प्राणांत हो गया, ये बस मतलब यहीं अब खत्म होगी, अब चली नहीं, तो इस बियावान में यानी सुनसान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ेगा। अंत्येष्टि होता है बच्चों, जब कोई मर जाता है तो अंतिम क्रियाक्रम करते हैं। तो लेखक को भी यही लग रहा था कि बस के तो दिन गए, अब बस तो टपक ली है, अब इस बियरवार में हमें उसका
क्रियाक्रम करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने अब इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई, ठीक है। अब उसकी बस की स्पीड थी धीरे हो गई, उन्होंने धीरे भी कर दी क्योंकि रात का टाइम था। कहीं तेज चलाई और बस फिर गड़बड़ ना कर दे, इसलिए धीरे धीरे चला रहे थे। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, उसकी जो रोशनी थी धीरे धीरे कम होने लगी। वृद्धा को यहाँ पर बच्चों बस का है, ठीक है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, बस धीरे धीरे चले जा रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, ठीक है। अब बस पीछे से कोई बस आ रही होती तो बस ये जो जिस बस में लेखक और बैठे थे वो साइड में खड़ी हो जाती और पीछे जो बस आ रही थी उसको कहती कि तुम पहले निकल जाओ, यानी मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, जवान तो हूं नहीं तुम्हारे जैसे भाग जाओ। बूढ़े आदमी तो धीरे धीरे चलते हैं, मैं भी धीरे धीरे आ जाऊंगी तुम्हारे पीछे पीछे। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। पुलिया के ऊपर, नीचे पानी था बच्चों, ठीक है। अब उसका एक टायर फिस हो गया, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अब बिना टायर के कैसे चलेगी बस, नहीं चलेगी तो बस रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। बच्चों बस धीरे चल रही थी इसलिए बच गई, अगर तेज स्पीड से होती तो बस कहाँ गिर जाती, नाले में। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। क्यों देखा? लेखक को वो हिस्सेदार को इसलिए श्रद्धा भाव से देखा क्योंकि हिस्सेदार को तो पता ही था बस की हालत खराब है, फिर भी वो अपनी जान हथेली पर लेकर उस बस में सफर कर रहा है। चलो माना कि दूसरों से तो पैसे कमाना चाहता है, लेकिन देखो अपनी जान कौन जोखिम में डालता है, नहीं डालता ना। तो लेखक को उस हिस्सेदार पर तरस आ रहा था कि वो अपनी जान कैसे खो सकता है। वह टायरों की हालत जानते हैं, यानी हिस्सेदार को टायरों की हालत पता है, पूरी बस की हालत ही पता है, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। पता नहीं कब मर लें, बस कब खराब हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कहाँ गिर जाए बस, नाले में गिर जाए, पानी में गिर जाए। तो हिस्सेदार को सब पता था, उसके बावजूद भी वो बस में सफर कर रहा था। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी त्याग की ऐसी भावना बहुत कठिन है। नॉर्मली आदमी ऐसा, समझदार आदमी ऐसा कभी नहीं करता, अपनी जान जोखिम में कोई नहीं डालता। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, यानी हिस्सेदार है वो हिम्मती तो है ना, बस में सफर कर रहा है और अपनी जान का भी बलिदान करना चाह रहा है, जानबूझ के बस में बैठा है, लेकिन जो इसके साहस और बलिदान की भावना है उसका उपयोग सही जगह नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी भारत को आजाद कराने में अपना बलिदान कर दिया, तो लेखक कह रहा है कि इसको तो वहां भाग लेना चाहिए, शहीद होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, ठीक है। बस नाले में गिरती तो सारे जाते, मर जाते, और फिर वो हिस्सेदार को देवता कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। यानी जब लेखक ने कहा जब हम ऊपर जाते तो जो देवता होता या यम होते वो कहते ये आदमी, यानी हिस्सेदार आदमी है, बहुत मान है, इसने एक टायर के लिए सबके प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला इसने, अपनी जान तो गई गई, दूसरों को भी लेकर डूबा। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। देखिए बच्चों, अब दूसरा टायर लगाया, वो भी घिसा हुआ लगाया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब लेखकों को जल्दी पहुंचना था, लेकिन बस बहुत धीरे चल रही थी और बस कितनी बार रुकी भी थी, कितनी कितनी देर उनको सही किया था, ठीक है। अब लेखकों ने उम्मीद छोड़ दी, अब टाइम पे तो पहुंचना ही नहीं है। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और उनको तो यह भी लग रहा था कि पता नहीं हम पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे, टाइम पे तो पहुंचना ही नहीं है, हो सकता है ना भी पहुंचे, कहीं बस के अंदर हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हो सकता है हम ना भी पहुंचे, यानी मर भी जाएं। तो उन्होंने पन्ना पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, यानी बस से ही ऊपर सिधार जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए थे, अब
निश्चिंत हो गए थे, जो देखा होगा देखा जाएगा। हम बड़े इत्मीनान से यानी निश्चिंत से घर की तरह बैठ गए, बस में इस तरह से बैठ गए जैसे घर में बैठे हैं। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया, क्योंकि उन्होंने चिंता छोड़ दी, देखी जाएगी, पहुंचेंगे तो ठीक है, नहीं तो ऊपर जाएंगे, कुछ तो होगा ही सही बच्चों। ठीक है, तो ये लेखक ने एक व्यंग्य कसा है, इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें समझाया है कि किस प्रकार पुरानी बसों को सड़कों पर चलाया जाता है, लोगों की जान जोखिम में डाली जाती है। तो इस पाठ के लेखक का नाम है बच्चों हरिशंकर परसाई। इस पाठ को हमने आज रीड कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने भी कठिन शब्दार्थ थे बच्चों हमने यहाँ लिख दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट कर दीजिएगा। हम आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको अवेलेबल करवाएंगे, तो आप वेट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस